नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इन वीडियोज़ के माध्यम से अलग अलग कारणों से मिलते हैं। पहला तो जैसे भी आपके राज्य में कोई नया एग्ज़ाम आए, उसका नोटिफिकेशन आए, तो उसकी डिटेल्स को समझने के लिए हम वीडियोस लेके आते हैं। दूसरा, आप लोगों के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोई टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ टॉपिक्स लेके हम आपके बीच में आते हैं। और हाल ही कुछ वीडियो में हमने शुरू किया है कि कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में होगा, उससे रिलेटेड आप लोगों से इन वीडियोज़ के माध्यम से बात की जाएगी। ठीक, तो आप सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में एक नाम बड़ा चर्चित है, एक टॉपिक बड़ा चर्चित है, आजकल भी चर्चा में है और पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस टॉपिक का नाम है ब्रिक्स। तो आज हम इस टॉपिक की डिटेल्स को समझेंगे कि आखिर ये ब्रिक्स है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या हम आज के डेट में जो ये टैरिफ वॉर देख रहे हैं, क्या ब्रिक्स इससे किसी तरीके से रिलेट करता है कि नहीं। अगर करता है तो इंडिया की क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, क्या इस ब्रिक्स में इंडिया है और इंडिया इसको किस तरीके से डील करता है, ये सब डायनेमिक्स आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन बच्चों के लिए जो इस 2026 का यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट में बैचेस शुरू होने वाले हैं और ये आप लोगों का लास्ट चांस है, आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हो। आप लोग इंक्वायरी अगर चाहते हैं, कुछ भी डिटेल्स पूछना चाहते हैं, तो नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देहरादून में हैं तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा उस बात से। ठीक है ना। तो टॉपिक शुरू करते हैं। ब्रिक्स आखिर किस किस डायमेंशन में हम इस वीडियो को देखने वाले हैं। सबसे पहले क्यों न्यूज़ में है, वाई इज इन न्यूज़। सेकेंड है हमारे पास अबाउट ब्रिक्स, कि क्या है ये ब्रिक्स, किसे कहते हैं ब्रिक्स। तीसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स, क्या इंपॉर्टेंस है भैया इसकी, ठीक है, क्यों इसका नाम बार बार लिया जा रहा है, क्यों न्यूज़पेपर में हमेशा भर भर के इसके बारे में न्यूज़ आती रहती है। और चौथा है हमारे पास एक्सपेंशन, कि इसने कितना एक्सपेंशन किया है। ठीक है, तो ये अलग अलग डायनेमिक्स है जिसके रिगार्डिंग हम क्या देखेंगे, इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कि न्यूज़ में क्यों है भैया। हाल फिलहाल में आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी जापान, उसके बाद चाइना जाने वाले हैं। ठीक है, क्या ये जो विजिट है ये किसी तरीके से ब्रिक्स के साथ कोरिलेट करती है क्या ब्रिक्स में इंडिया भी है, चाइना भी है, ये क्वेश्चन है सीधा सीधा। तो अभी आप लोगों को बता दूं, ब्रिक्स कंट्रीज का मतलब है बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये कंट्रीज हैं जो मिलकर बनाते हैं ब्रिक्स। ठीक है, और जापान के बाद जाने वाले हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कहाँ, चाइना जाने वाले हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिसकी वजह से ये फॉर्मल मीटिंग अरेंज हुई है। ठीक है, वो समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा हम देखेंगे रिलेशन ऑफ इंडिया, भारत का क्या संबंध है रशिया और चाइना से। अच्छा देखो, फिर रशिया भी इसमें है, चाइना भी इसमें है, इंडिया भी इसमें है, तो एक नाम आ रहा है RIC। ठीक है, RIC, रशिया इंडिया चाइना। क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो क्या फॉर्मली एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता तो क्या ऐसी संभावनाएं बन रही है कि ऐसा कुछ फॉर्मली एग्जिस्ट करे। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। तीसरा, एक्शन अगेंस्ट वेस्ट। अच्छा, अब ये सब कुछ है हमारे पास, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो वेस्ट मतलब स्पेशली यूएसए, उसका क्या रोल है भैया इसमें यूएसए तो है नहीं, लेकिन यूएसए को बीच में क्यों ला रहे हैं हम, तीसरा ये समझना जरूरी है। और चौथा है आपके पास जियोग्राफिकल एडवांटेजेस, कि कौन किस जगह पर है और उसका उस जगह पे होने की वजह से क्या एडवांटेज है। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक देखते हैं हम कि मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, जापान, और उसके बाद चाइना जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम रिलेट करते हैं। पहले हम देखेंगे टैरिफ वॉर। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि यूएसए ने क्या कर दिया है, इंडिया पर टैरिफ लगाया। 1 अगस्त से 25% टैरिफ, और 27 तारीख से कितना परसेंट हो गया था,
50% टैरिफ, ये हमने देखा। इसके कुछ कारण हमने पिछली कुछ वीडियोस में आप लोगों को बताने की कोशिश की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियोस जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि 1 अगस्त से 25% हो गया था टैरिफ, 27 तारीख से 50% हो गया था। हमने रशिया से ऑयल खरीदना कम कर दिया था। हमारे PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने क्या कर दिया था, रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया था। लेकिन फिर भी USA ने क्या किया, टैरिफ बढ़ाया, कम नहीं किया, ठीक है ना। एक ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसकी वजह से हमने देखा कि इंडिया का USA के साथ जो इंटरेस्ट है, जो रिलेशंस हैं, वो खराब हो गए। हालांकि पहले ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे भी इंडिया और USA के रिलेशंस बड़े खराब थे, उसके बाद सुधरना शुरू हुए, ठीक है। इसके बाद ये जो टॉपिक कनेक्ट होता है, ये जियोग्राफिकल एडवांटेज के साथ कनेक्ट होता है। कैसे? USA ने इंडिया में इंटरेस्ट क्यों दिखाया? USA ने इंडिया में इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि USA देख रहा था कि चाइना कर रहा है ग्रोथ, रशिया कर रहा है ग्रोथ। USA के पास रशिया को काउंटर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपने देखा भी होगा, यूक्रेन, नाटो। लेकिन चाइना को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा कंट्री था नहीं, उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन था इंडिया। तो इसीलिए USA ने किस में इंटरेस्ट दिखाया? इंडिया में इंटरेस्ट दिखाया, ताकि इंडिया किसको काउंटर कर सके, चाइना को काउंटर कर सके। USA दूसरे हैंड पे ये भी नहीं देखना चाहता था कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस दिन प्रतिदिन सुधरे, क्योंकि अगर चाइना और इंडिया के रिलेशन सुधर जाते तो डेफिनेटली इंडिया के USA के साथ रिलेशंस बिगड़ जाते। और चाइना, इंडिया, रशिया, अगर ईस्टर्न पार्ट एक हो गया तो USA क्या करेगा अकेला? ये वाला ईस्टर्न रीजन जिस पर USA बड़ा रिलाई करता है, वो तो USA के हाथ से चला जाएगा ना। अच्छा, इसीलिए USA ने इंडिया में इंटरेस्ट दिखाया और काउंटर करता रहा रशिया को और चाइना को, ठीक है। ये कारण था कि जो ब्रिक्स की समिट होती भी थी, उसमें इंडिया और चाइना आपस में बहुत ज़्यादा एक पेज पे कभी नहीं आ पाए, एक इंटरेस्ट को कभी शो नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ये रीज़न है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इंडिया का रशिया और चाइना के साथ रिलेशन। क्या ऐसा कोई मल्टीनेशनल ग्रुपिंग्स या फिर ट्राई ग्रुपिंग्स ऐसी कोई है? आज की डेट में ऐसी कोई ग्रुपिंग एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन क्या भविष्य में नहीं बन सकती? ऐसा किसी ने नहीं कहा। सपोज अगर इंडिया, रशिया और चाइना एक ग्रुप बनाते हैं और अपने ईस्ट के इंटरेस्ट में काम करते हैं, पूर्वी इंटरेस्ट के बारे में काम करते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा USA के साथ रिलेशंस रखने से। अगर देखा जाए, हमारा ईस्टर्न पार्ट, रशिया, चाइना, इंडिया वेल इक्विप्ड है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी से क्या है, संपन्न है। ऊपर से सेमीकंडक्टर चिप, जो जनरली चाइना और ताइवान वाले रीजन से हमें ज्यादा मिलती है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं वो तो सेमीकंडक्टर चिप से बनते हैं। तो दूसरा ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसके लिए USA क्या करना चाहता है, रशिया को, चाइना को काउंटर करना चाहता है, ठीक है ना। तीसरा है हमारे पास एक्शन अगेंस्ट वेस्ट, कि अगर ये तीनों ग्रुप बन जाए तो ये क्या एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट द वेस्ट। तो USA की हेजेमनी क्यों स्टैब्लिश हुई है? क्योंकि उसका जो डॉलर है वो बहुत स्ट्रांग है, और हम इंटरनेशनल जो भी ट्रेड देखते हैं वो किस में होता है, डॉलर में होता है। तो क्या ऐसा कोई रास्ता है कि इसको रिप्लेस किया जाए? आगे वीडियो में जब हम चर्चा करेंगे तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। और लास्ट हमारे पास जियोग्राफिकल एडवांटेज, जो कि हमने डिस्कस किया कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया जरूरी है, बार बार वेस्ट से USA तो नहीं आएगा। तो वो एक ऐसा दोस्त चाहता था कि वो इसी रीजन में हो, इंडो पैसिफिक रीजन में हो, इंडियन ओशन रीजन में हो, और किसको काउंटर करे, चाइना को काउंटर करे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया किसने, USA ने दिखाया, किसमें, इंडिया में। लेकिन आज की स्थिति में वो जो परिस्थितियां हैं वो कंप्लीटली विपरीत दिख रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो देखिए हमने जियोग्राफिकल डायनेमिक्स। नेक्स्ट हमारे पास ये ब्रिक्स है और इसकी मीटिंग्स होती है। क्या इन मीटिंग्स का कोई इंपॉर्टेंट रोल है?
अच्छा, सबसे पहले इस बार की जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी वो ब्राजील में हुई थी, ठीक है ना, 2025 में। और उस मीटिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा हमने आगे रखा, टेररिज्म, क्योंकि उस समय पहलगाम अटैक नया नया था, मतलब उसका जख्म भरा नहीं था। तो इंडिया ने पहलगाम अटैक को क्रिटिसाइज करते हुए कुछ बातें कही कि भैया सीधी सीधी बात है कि इसमें किसका इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस है, कि पहलगाम अटैक में कौन शामिल है, पाकिस्तान है। उसके बाद देयर कैन बी नो इफ्स एंड बट्स इन द फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। अगर आप टेररिज्म के अगेंस्ट काउंटर में क्या कर रहे हैं, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं, तो कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा, आपको रूल्स बनाने ही बनाने होंगे। दूसरा ये पॉइंट हुआ। और इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सपोर्ट करते हो टेररिज्म को तो आपको क्या करना चाहिए, उन पर ग्लोबल सैंक्शंस लगाने चाहिए, ग्लोबल सैंक्शंस लगाने चाहिए। जो भी लोग क्या करता है, जो भी क्या करते हैं, किसको प्रमोट करते हैं, टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। अब हमने देखा जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके जस्ट बाद यूएसए के जो हेड हैं, डिप्लोमेटिक हेड, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक हेड, आर्मी हेड के साथ क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, जो कि एक बहुत इनडायरेक्ट और बहुत इनडायरेक्टली डायरेक्ट सिंबल था कि यूएसए के इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि हम सब जानते हैं यूएसए ने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। एक ये कारण भी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप क्या करो, टेररिज्म को प्रमोट करो, ठीक है। तो मोदी जी ने जो ये ब्रिक्स की सबमिट हुई उसमें ये सब बातें रखी और कहा कि अगर कोई भी कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट करता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हम क्या करेंगे, उनके अगेंस्ट आगे क्या करेंगे, एक्शंस लेंगे। तो यही कारण था जिस वजह से ये ब्रिक्स काफी ज्यादा न्यूज में बना रहा। ये जो ब्रिक्स की 2025 की मीटिंग जो कि ब्राजील में हुई, वो काफी ज्यादा न्यूज में बनी रही, ठीक है ना। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हमने देखा एक पॉइंट है ग्लोबल साउथ। इस ब्रिक्स की मीटिंग में एक और बात डिस्कस हुई कि ग्लोबल साउथ हमेशा नॉर्दर्न पोर्शन ने डोमिनेट किया। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये ग्लोबल साउथ होता क्या है। आप लोग समझ जाइए, बीच से एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है। ये जो नीचे के कंट्रीज हैं वो आते हैं ग्लोबल साउथ में, ठीक। और आप देखेंगे कि ये जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं वो मैक्सिमम क्या हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, अपना विकास डे बाय डे कर रहे हैं। अच्छा, डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो पिछली कुछ मीटिंग्स में क्लाइमेट चेंज ओरिएंटेड बात हुई कि हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा कि भैया ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो कार्बन इमिशन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो है। तो इस ब्रिक्स की मीटिंग में मोदी जी ने ये स्टैंड लिया कि हमें ग्लोबल साउथ को एक होना पड़ेगा। और उसके बाद ये बताया गया COP27 में कि भले ही जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही हैं, उसकी वजह से कार्बन इमिशन हो रहा है, लेकिन जब डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो, ये हो गए, जब ये डेवलपिंग फेज में थे तो उन्होंने भी ये सब कुछ किया, ठीक है। आज की डेट में भी ये सब कुछ कर रहे हैं। तो किस तरीके से केवल डेवलपिंग कंट्रीज ही रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। तब जाके इन डेवलप कंट्रीज ने कहा कि हाँ सही बात है, हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन आप लोग भी क्या करो, अब रिस्पॉन्सिबली आगे चीजों को देखो, ठीक है। तो बात ये हुई कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी, किसको, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिससे कार्बन इमिशन क्या हो, सबसे कम हो, लोएस्ट हो, ठीक है। एक ये रीजन था ब्रिक्स की समिट में जो मोदी जी ने स्टैंड लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको कहा डॉलर के रिगार्डिंग, तो अबाउट ब्रिक्स और इट्स इंपॉर्टेंस। सबसे पहले ब्रिक्स मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन से कंट्रीज का समूह है, ब्राजील, रशिया, चाइना और इंडिया। अब मैंने साउथ अफ्रीका क्यों नहीं कहा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं 2001 की, जब फाउंडेशन पड़ी ब्रिक्स की, ठीक है। तो दीज 4 आर द ओनली फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स नहीं था, एस नहीं था। बाद में 2010 में कौन शामिल होता है इसमें, साउथ अफ्रीका इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तब बनती है एक्चुअल ग्रुपिंग ब्रिक्स।
बीच में आप एक सिंबल देख पा रहे होगे जिसकी वजह से आपको लगेगा कि यूएसए थोड़ा तिल मिलाया हुआ क्यों है, परेशान क्यों है इस ब्रिक्स की मीटिंग को लेकर। एक तरफ रशिया पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं यूएसए ने, चाइना पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं यूएसए ने, इंडिया पे सैंक्शंस लगाना चाह रहा है यूएसए, 50% क्या कर दिए गए हैं, अप्लाई कर दिए गए हैं, ठीक है ना। ब्रिक्स के तीनों सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज यहां पर आ गए, तीनों सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज आ गए। अच्छा, अब क्योंकि ये जो 3 कंट्रीज हैं या फिर ब्रिक्स के जो टोटल कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड की ग्लोबल 40% 40 to 42% के आसपास ये डाटा है, तो 40 to 42% ग्लोबल पॉपुलेशन को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड के अराउंड 25% के आसपास जीडीपी को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। और इन सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है ग्लोबल गवर्नेंस, जो ये रिफ्रेशमेंट चाहिए हमको ग्लोबल गवर्नेंस का। अभी तक वेस्ट ने, यूएसए ने कर लिया जो कर रहा था, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर रिफॉर्म चाहिए, नियम सबके हिसाब से बनने चाहिए, ना कि केवल यूएसए के हिसाब से। अच्छा, तो ये इंटरेस्ट की वजह से ये कंट्रीज साथ में क्या है, जुड़े हुए हैं। और ये सिंबल ये चाह रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन किया जाए। यूएसए अपने आप में शक्तिशाली देश है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड किस करेंसी में होता है, डॉलर में होता है। और कहीं ऐसा ना हो जाए, यूएसए को लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि विश्व की 40% पॉपुलेशन जो कि बिलोंग करती है किससे, ब्रिक्स कंट्रीज से, वो क्या कर दें, डॉलर को त्याग लें और आपस में ही किसमें, किसी एक करेंसी में ट्रेड करने लग जाए, जिससे 40% बहुत बड़ा नंबर होता है, जिससे डायरेक्ट नुकसान किसको पड़ेगा, यूएसए को पड़ेगा। तो इसीलिए यूएसए इंडिया के माध्यम से इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और बार बार ये जताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ब्रिक्स एसोसिएशन है ये एंटी वेस्ट चल रहा है, यूएसए के अगेंस्ट चल रहा है। हालांकि ये टेक्निकली सच बात भी है, क्यों, क्योंकि यूएसए ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है। क्यों मारी है, क्योंकि आपकी जिससे नहीं बनती, अगर दूसरा उससे बात करता है तो आप उस पर सैंक्शंस लगा देते हो। आप चाहते हो कि मैक्सिमम कंट्रीज किससे खरीदें, तेल आपसे खरीदे, लेकिन आपके पास गैसेस के इतने भंडार नहीं है, तो यूरोपियन कंट्रीज तो अभी भी गैस कहाँ से खरीद रही है, रशिया से खरीद रही है, उनको आपने कुछ नहीं कहा। नाटो की मैक्सिमम कंट्रीज अभी भी गैसेस, क्योंकि यूरोप पूरा गैस पे जिंदा है, ठीक है ना, वहां पर बर्फ पड़ती है फिटों के हिसाब से, तो यूरोप पूरा जिंदा है गैस पे। जो गैस सप्लाई करता है कौन, रशिया। तो नाटो कंट्रीज को तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रिक्स जो कि डी डॉलराइजेशन की वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है किसको, यूएसए को, इसलिए यूएसए परेशान हो रखा है। तो ये कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट हमने देखा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक, अभी आपको मैंने कुछ कंट्रीज बताया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके बाद और कुछ कंट्रीज क्या होते हैं यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। ये हैं न्यू मेंबर कंट्रीज, ये पुराने मेंबर कंट्रीज, और येलो वाले क्या हैं, जिन्होंने क्या किया है, एप्लीकेशन भरी हुई है कि हमको भी क्या कर लो, ब्रिक्स में शामिल कर लो, ठीक है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, आशियान कंट्रीज हैं उसमें बहुत सारे, ठीक है। ये कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं आप लोगों के पास, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं कुछ आपके पास, ठीक है ना। तो नए ऐड हुए कंट्रीज कौन कौन से हमारे पास, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई और इथोपिया, ठीक है ना। एक और कंट्री है इथोपिया। और 2025 तक, हालांकि ये बात अभी ब्रिक्स की वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुई है, लेकिन 2025 में इंडोनेशिया को भी क्या मिल जाएगी, ब्रिक्स की मेंबरशिप मिल जाएगी। तो टोटल कितने कंट्री हो जाएंगे, 11 कंट्री हो जाएंगे, जो लगभग एंटी वेस्ट डी डॉलराइजेशन के पक्ष में क्या करेंगे, आगे काम करेंगे। इसी से मिलता जुलता एक इंपॉर्टेंस एक ग्रुप रखता है क्वाड, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करते हैं, ठीक। क्वाड क्या कंट्री है, क्या क्वाड की अहमियत है, क्या ये फॉर्मल ग्रुप है कि इनफॉर्मल ग्रुप है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस को समझा कि किस तरीके से ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से यूएसए परेशान है कि ब्रिक्स की अहमियत बढ़ती न जाए, किस तरीके से यूएसए को दिक्कत हो रही है कि इंडिया, रशिया और चाइना मिलके एक ट्रायो ना बना दे और आपस में ही कुछ शुरू ना कर दे, जिसका नुकसान किसको झेलना पड़े, यूएसए को झेलना पड़े। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।
ऐसे ही कुछ वीडियोस अगर आपको चाहिए, जियो पॉलिटिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं वीडियोस के नीचे। और साथ ही साथ अगर आप अपनी तैयारी को करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट आ सकते हैं अगर आप देहरादून में हैं। यहाँ पर जो बैचेस होते हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में हैं, आपको दोनों मोड में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, और साथ साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। ऐसे ही किसी अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। पहले तो ये क्वाड वाला टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आएंगे कि किस तरीके से ये आपस में रिलेट करते हैं और किस तरीके से अलग है। ठीक है ना, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इन जो टॉपिक्स हैं उनके नोट्स अपने पास प्रॉपर रखें, इन इंफॉर्मेशंस को अपने पास प्रॉपर रखें। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।